मुख्तलिफ नाम समझाने के लिए मैंने एक हैंड आउट दिया, वो किधर है, उसको जो स्टेपल कर लेना इसके साथ ही, ठीक है, बाद में घूम जाता है फिर बंदे से। अच्छा, बुनियादी तौर पर जब हम अपनी स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो वो हमसे ये डिमांड करता है कि आपको क्या समझाना आना चाहिए, आपको एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझ आना चाहिए, अलोंग क्या क्या, एक तो अक्रॉस द पीरियड भी और एक डाउन द ग्रुप भी। हमने क्या किया, हमने इस ट्रेंड को समझने से पहले एक टर्म थी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको भी डिस्कस किया, ठीक है। और लास्ट कल के लेक्चर में जो आखिरी बात हमने पढ़ी है वो क्या है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। एंड पीरियड कौन सा लिया हमने, पीरियड लिया हमने थर्ड। तो हमने क्या जवाब दिया जी, अक्रॉस द पीरियड आगे जाते हुए एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, प्लीज बताइए क्या पढ़ा गया है। जी बेटा आप बताएंगे, आपने कल वाला लेक्चर लिया, मेरा पहला लेक्चर था आपका, आपको कुछ समझ आया कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, क्या सेम रहता है, इंक्रीज होता है। कॉपी खोलें, कल का लेक्चर जहां लिखा है उसको खोलें, कल का लेक्चर नोट किया था। आगे जाते जाते मैंने बुलबुले बनाए थे, नहीं बुलबुले बड़े हो रहे थे छोटे हो रहे थे, छोटे हो रहे थे, आगे जाते जाते क्या हो रहा था, वो जो मैंने सर्कल्स बनाए थे वो छोटे हो रहे थे। तो एटॉमिक रेडियस आगे जाते हुए डिक्रीज करता है, क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं जी। यहां से नोबरा आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि एटॉमिक रेडियस आगे जाते जाते डिक्रीज क्यों करता है। सर ये वाला दरवाजा बंद करते हैं प्लीज। मैम तकदीस, उनको बोले सर सबूर को उधर बुलाएं और आप इनको डिलीट करें। सर सबूर को उधर क्या बुला जी, क्या होता है वो तो बताओ। नहीं न्यूट्रॉन्स को मार गोली बस, ठीक है, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाँ इट इंक्रीजेज ऑन द शेल्स, इट इंक्रीज। तो बुनियादी तौर पर 2 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है कि सर जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो शेल्स या टोटल शेल्स या इनर शेल्स, जो मर्जी कहें, टोटल शेल्स कहें या इनर शेल्स कहें, वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो उसके बकौल हमें क्या कहना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, तो शायद हमें क्या देना चाहिए, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है। लेकिन अनलेस और अनटिल कोई और फैक्टर भी हो, तो हमने क्या और फैक्टर है, कौन से वाला, वो ये है कि जब आप आगे जाएंगे तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, फिर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, या हमने कहा जी पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द व्हाट, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द शेल्स या ऑन द वैलेंस शेल या ऑन द इलेक्ट्रॉन, बल्कि हमने यहाँ क्या लिखा है, मैंने पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन क्या लिखा है, ऑन द वैलेंस शेल या ऑल द शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा होगा, वैलेंस शेल लिख दें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दें या ऑल द शेल्स भी लिख दें, सबके ऊपर क्या हो जाएगी, वो पुल ज्यादा हो जाएगी, तो सारे शेल्स का साइज थोड़ा थोड़ा छोटा होता रहेगा। तो ओवरऑल हम कहते हैं आगे जाते हुए एटम का जो रेडियस है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। इसमें किसी को परेशानी है, एनीवन? आज का जो हमारा सवाल है वो डिफरेंट है, वो है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। सवाल लिखिए जी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन describe and explain qualitatively, मैम वो पेज मिला, ढूंढ रहे हैं, अच्छा, describe and explain qualitatively क्या जनाब साहब, the trend of atomic radius, the trend of atomic radius down the group, the trend of atomic radius down the group। अच्छा, अब डाउन द ग्रुप में कौन से वाले ग्रुप का जिक्र करूं? वैसे तो जिस मर्जी ग्रुप का जिक्र कर लें, एक मैं ले लेता हूं शुरू से, ग्रुप नंबर 2 ले लेता हूं, एक मैं एंड पे ले लेता हूं, ग्रुप नंबर 7 या 17 जिसको आप कहते हैं, जिस मर्जी मिसाल को ले लें, होगा क्या, जरा चेक करते हैं जनाब साहब क्या होगा क्या नहीं होगा।
मैथ ही पहले ग्रुप नंबर 2 ले लेता हूं जी। क्या कर लेते हैं? ग्रुप नंबर 2 लेते हैं। डाउन द ग्रुप की बात हो रही है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड डाउन द ग्रुप। और कौन से ग्रुप की बात करें, मिसाल किसकी लें? मिसाल लेते हैं ग्रुप नंबर 2 की। बताएं जी ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, इनके जरा मुझे एटॉमिक नंबर्स बताते जाएं। 4, 12, 20, 38 एंड 56। एक तो नीचे जाते जाते एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, देखते हैं इसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। 2,2, इसकी 2,8,2, इसकी 2,8,8,2, इसकी 2,8,18,8,2, इसकी 2,8,18,18,8,2। हेलो जी, जो भी हो रहा है अगर आप डाउन द ग्रुप चेक करेंगे तो इस बेरिलियम के आपको कितने शेल्स मिलेंगे? यू विल सी यहां पे कितने शेल्स हैं जी? सर जी इस बेरिलियम के अंदर है 2 मेन शेल्स, मैग्नीशियम के अंदर है 3 मेन शेल्स, कैल्शियम के अंदर हैं 4 मेन शेल्स, स्ट्रोंशियम के अंदर हैं 5 मेन शेल्स और बेरियम के अंदर हैं 6 मेन शेल्स। अच्छा जी, अब गौर से आपने मेरी बात को सुनना है। 2 कमेंट्स हैं और 2 कमेंट्स क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, मैं देखूंगा कि मैं किस कमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और किसको नहीं, इसको आपने जरा गौर करना है जी। मैं सबसे पहला जो कमेंट लिखना चाहता हूं वो ये है कि जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, लिखें जी एज वी मूव डाउन द ग्रुप आपने देखा है जब अक्रॉस द पीरियड आपने कमेंट्स लिखे हैं तो एक आपने शेल्स वाला कमेंट लिखा और एक आपने प्रोटॉन नंबर वाला कमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? एक प्रोटॉन नंबर वाला कमेंट भी है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं पहले प्रोटॉन नंबर वाले कमेंट को देखना चाहता हूं कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। गौर से मेरी बात सुने जी। एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर क्या करता है? पहला बुलेट पॉइंट देखें जी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है सर। इसी एटॉमिक नंबर को आप और क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है जी। इसी प्रोटॉन नंबर से और क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अच्छा, तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो क्या जुमला था? पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा हो जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए जी? अगर आपका प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा हो जानी चाहिए और रेडियस छोटा हो जाना चाहिए। सब्र करें, अभी लिखिएगा मत, ठीक है? इस पॉइंट के मुताबिक देखें, कल आपने कहा था शील्डिंग इफेक्ट को आपने कांस्टेंट रखा था, तो इस फैक्टर को इन्वॉल्व किया आपने। हमने कहा शील्डिंग को कांस्टेंट कर दें तो प्रोटॉन नंबर देखें। प्रोटॉन नंबर देखा ज्यादा हो गए, हमने कहा जी न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो गई, तो हमने कहा जी साइज को पकड़ छोटा कर दो। वो सिर्फ कब होगा? जब शील्डिंग इफेक्ट को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, तो उस फैक्टर को देखेंगे। अभी आप अगर ये फैक्टर लिख भी देते हैं, ओके, मैं मान लेता हूं कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन नंबर जो है वो ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं अभी ये नहीं लिख सकता कि पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गई है। क्या पता वो कम हो गई हो। आप कहेंगे सर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है और पुल कम हो गई है, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है जनाब साहब। किस बुनियाद पर मुमकिन है वो जरा बुनियाद सुन लीजिए। हम कहेंगे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ इनर शेल्स भी इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब क्या है? क्या हो रहा है जी? सर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बताइए क्या होगा और क्या नहीं होगा? जी जनाब साहब,
शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से, क्या पढ़ा था हमने कल शील्ड के बारे में कि सर जी वो क्या करता है, उसके चक्कर में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। बेशक न्यूक्लियस बहुत ताकतवर हो जाए, बेशक न्यूक्लियस क्या कह दे मैं इमरान खान हूं, या बेशक वो कह दे मैं नवाज शरीफ हूं, क्या होगा, जितने उसके इर्द गिर्द लेयर्स बनेंगी, आवाम से उसका राब्ता क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, सो खैर यहाँ पे बेशक हम कहें जी नीचे जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन बेटा जी साथ साथ और क्या हो गया है, शेल्स भी तो ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ इनर शेल्स भी तो ज्यादा हो गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या करें, जब शेल्स ज्यादा होंगे और इनर शेल्स ज्यादा होंगे और शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, कम हो गई है। क्या होगी जनाब साहब, इस वक्त आप इसके मुताबिक देखें तो पुल ऑफ द न्यूक्लियस क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसके मुताबिक देखें तो पुल ऑफ द न्यूक्लियस क्या होनी चाहिए, कम। मैं इनमें से किसको ज्यादा वैल्यू दूं और किसको कम वैल्यू दूं, आई थिंक मैं शील्डिंग इफेक्ट को ज्यादा वैल्यू दूंगा। अब कहेंगे सर ये आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको वैल्यू ज्यादा देते हैं और किसको वैल्यू कम देते हैं। उसके लिए ना केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स होती तो क्या होता, मैं प्रॉपर फार्मूला लिख के समझाता आपको, और फार्मूला लिख के भी क्या समझाता कि किस पे ज्यादा वैल्यू है किस पे कम वैल्यू है। समटाइम आई होप आपने, मैं शायद अगले किसी टॉपिक में आपको समझाऊं कि देयर इज दिस आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उस प्रोपोर्शनैलिटी में अगर मैं कहूं कि कोई न्यूक्लियर पुल है दैट इज सम फोर्स, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है चार्ज के साथ, बट इनवर्स ताल्लुक है सपोज करो शील्डिंग इफेक्ट के स्क्वायर के साथ। ये लो अब एक के साथ ताल्लुक क्या है, आफ्टर पूरे 7 बजे आ जाना, पूरे 7 बजे आ जाना। इस प्रोपोर्शनैलिटी में प्लीज इसकी फिजिक्स को नहीं फॉलो करना, बस एक बात फॉलो करनी है, क्यू के ऊपर पावर क्या है, तो एफ का जो क्यू के साथ ताल्लुक है, एक तो पहली बात है डायरेक्ट है कि चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, मान लिया। अब एफ का जो डिस्टेंस के साथ ताल्लुक है या साइज के साथ ताल्लुक है या चलो शील्डिंग इफेक्ट के साथ ताल्लुक है, अगर मेरे को शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, क्या हो गया, तो पता है फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत कितनी कम। अगर मेरे को शील्डिंग इफेक्ट डबल हो गया है तो फोर्स 2 टाइम्स कम नहीं होगी, फोर्स क्या होगी जी, 5 नहीं है 3 है। इसको ग्रे शेड करें, अच्छा इसमें हम इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों दे रहे हैं, 3 4 नंबर के सवाल है, वर्कशीट है ना, वर्कशीट में स्पेस ही क्यों दे रहे हैं, इस तरह तो पूरा एक पेज पे है, स्पेस नहीं है। वो बच्चा मेरे ख्याल से क्या करेगा, बाबर को बोले उसको समझाएं इसके पेजेस कम करें, सब इतने ज़्यादा पेजेस में हम कब वर्कशीट देंगे, ठीक। उन्हें बता दें अंग्रेजी ऊपर करें, ड्राइंग दरमियान में करें, वर्किंग स्पेस इधर करें। सुनो भाई क्या बात हो रही है, क्या हो रही है भैया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें वहां जब प्रोपोर्शंस पढ़ाया जाएगा तो मैं वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि यार अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट लिखा हो, मैं ऐसे देता हूं, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। यू नो ये 3 चीजें क्या हैं, तीनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, बट मसला है ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, अगर बी डबल हुआ तो ए भी, यहां पर अगर बी डबल हुआ तो ए क्या होगा, ए 4 टाइम्स ज्यादा होगा, यहां अगर बी डबल हुआ तो ए 2 टाइम्स 2 का क्यूब 8 टाइम्स ज्यादा। तो ये सेम काम तो नहीं है, समटाइम कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ ताल्लुक सीधा सीधा होता है, कुछ के साथ ताल्लुक उनके स्क्वायर का होता है, कुछ के साथ ताल्लुक उनके क्यूब का होता है। तो जिसके साथ ताल्लुक स्क्वायर वाला हो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है, उसके साथ लेना देना ज्यादा होता है। तो बहरहाल मैं इस वक्त अब यहां फार्मूला तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं इतनी बात बोल देता हूं कि जो पुल ऑफ द न्यूक्लियस है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका ताल्लुक न्यूक्लियर चार्ज पर है, बिल्कुल है, लेकिन एक पावर के साथ होगा, क्या होगा। लेकिन अगर मैं कहूं जी पुल ऑफ द न्यूक्लियस का ताल्लुक शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ताल्लुक है। व्हाट डज इट मीन इन फिजिक्स, सर कोई स्क्वायर टाइप ताल्लुक होगा या क्यूब टाइप ताल्लुक होगा कि शील्डिंग इफेक्ट के डबल होने से
मतलब फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कमी का सामना करना पड़ेगा, तो ये वाला फैक्टर लेस सिग्निफिकेंट और ये वाला फैक्टर मोर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब फिजिक्स होती तो मैं पूरा फार्मूला लिख के समझाता, केमिस्ट्री है इसीलिए तो कहते हैं कि केमिस्ट्री में समटाइम्स रटे मारने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है जी? हमें इस बात को रटना पड़ता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर है और कौन सा लेस सिग्निफिकेंट फैक्टर है, अदरवाइज हमें दोनों फैक्टर समझ आ गए हैं। अब मैं उसके हिसाब से जवाब दूं कि इसके हिसाब से जवाब दूं? वो कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आई बिलीव पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा है। ये कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो इसका मतलब पुल ऑफ द न्यूक्लियस कम हो गई है। अब इसके हिसाब से उल्टा जवाब है, इसके हिसाब से उसका उल्टा जवाब है। क्या करें क्या ना करें? आई थिंक मैं समझता हूं कि मैं बता चुका हूं जो मैं बताना चाहता था कि इन सम कुछ चीजों का सिग्निफिकेंस थोड़ा होता है, कुछ चीजों का सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। फिजिक्स हो तो बहुत अच्छे से वो इक्वेशन या फार्मूले से बात समझ आ जाती है, लेकिन केमिस्ट्री है तो सम टाइम कुछ चीजों का रटा मारना पड़ता है कि जनाब साहब जब आपने अक्रॉस द पीरियड देखा तो वहां तो शुक्र है जान ही छूट गई एक चीज से। किस चीज से? शील्डिंग इफेक्ट हमने कांस्टेंट है उसको तो मारो ना गोली। तो हमने, हालांकि वैसे एक बात मुझसे कल आपने मकदाद ने पूछा था, सर आप इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिन रहे? प्रोटॉन्स के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बात बैलेंस हो जानी चाहिए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चार्ज तो मैं बैलेंस कर दूंगा, लेकिन जो न्यूक्लियस की पुल है वो मैं बैलेंस नहीं करूंगा। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं हो रहे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ज्यादा हो रहे हैं न्यूक्लियस से। तो सेंटर अगर ताकतवर हो रहा है तो उसकी इर्द गिर्द बाउंड्री में जितने लोग हैं उन सबको ऐसे करके ज्यादा खींच लेगा वो। तो मैंने वहां भी एक और थर्ड फैक्टर भी था, लेकिन मैंने थर्ड फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर मार दिया, ठीक है। किस वजह से? कि अगर उसकी कभी मैंने फिजिक्स इजाद की और उसकी इक्वेशन इजाद की तो वहां पर शायद उसके साथ उसका ताल्लुक बहुत कम होगा या वगैरह वगैरह। आई थिंक जो मैं बताना चाहता हूं मैं बता चुका हूं। मुझे इधर से सीधा सीधा इस बात को मेंशन करूं या ना करूं कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तो 2 मार्क्स का सवाल है, कितने मार्क्स का सवाल है? तो आप सीधा सीधा ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रही है, तो न्यूक्लियर पुल क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गया जी? न्यूक्लियर पुल कम हो गई है तो एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया। अगर 3 नंबरों का सवाल हुआ तो आप क्या करेंगे? फिर आप ऊपर वाली बात भी बताएंगे, क्या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो हो रहा है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो तो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हुए अगर शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा हो तो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज? टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज है ये सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, ये डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट पर। अगर शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा होगा तो जो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज है वो पुत्र जी कम हो जाएगा। वो ज्यादा तब होगा जब वो कांस्टेंट रहे। अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट जैसे अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था? कांस्टेंट था ना, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज हालांकि एक एक स्टेप बढ़ता था। कितना? 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, एक एक स्टेप बढ़ रहा था। मैंने तब भी कहा कि उसका एक एक स्टेप बढ़ने से भी क्या होगा? एटम का रेडियस कम होगा, न्यूक्लियस की पुल ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस, जो न्यूक्लियर चार्ज है एक एक स्टेप नहीं, 4 से 12 पे जाओ 8 स्टेप्स का प्रोटॉन का इजाफा, 12 से 20 पे जाओ 8 और प्रोटॉन्स का इजाफा, 20 से 38 18 प्रोटॉन्स का इजाफा, 38 से 56 पे जाओ और 18 प्रोटॉन्स को इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट को अभी भी बात मैच नहीं कर रही है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो पुत्र जी आप बेशक 8 प्रोटॉन्स डालें कि 18 प्रोटॉन डालें, शील्डिंग इफेक्ट इज अ मोर सिग्निफिकेंट फिनोमेना। उसके इजाफे से, न्यूक्लियस को शील्ड करने से, न्यूक्लियस के इर्द लेयर्स डेवलप होने से, मैंने कहा था ना न्यूक्लियस कहे जितना मर्जी में ताकतवर हो बन जाए इमरान खान, ठीक है, लेकिन अगर इर्द गिर्द लेयर्स आ गई, जितनी लेयर्स ज्यादा आती रहेंगी, अवाम से राब्ता खत्म होता जाएगा। बहरहाल जो भी है, मिसाल में जो भी दे रहा हूं उसको सियासत से निकल के समझिए, उसकी केमिस्ट्री समझिए। व्हाट इज केमिस्ट्री? ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लेयर्स का होना, इलेक्ट्रॉन्स का लेयर्स की शक्ल में होना, उसका शेल्स की शक्ल में होना, उसका शील्ड्स की शक्ल में होना, पूरे नॉर्मल फिजिक्स का बेड़ा गर्क करके रख देता है। क्या है नॉर्मल फिजिक्स? सर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सर ये एटम छोटा हो जाना चाहिए। जी मैम, जी
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, मैं इस सवाल का जवाब कल दे चुका हूं, ये कल वाला सवाल है। आप मुझसे डाउन द ग्रुप का तो सवाल ही नहीं पूछ रही हैं, आप तो मुझसे अक्रॉस द पीरियड का सवाल पूछ रही हैं। अक्रॉस द पीरियड का वही सवाल है जो इस भाई ने मुझसे कल पूछा है कि सर जी जरा दोबारा सुन लीजिए मेरे 3 कॉन्सेप्ट्स को, या 3 लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुन लीजिएगा। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हम कहते हैं जी शेल्स क्या है, कांस्टेंट है। इनर शेल्स क्या है, कांस्टेंट है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जिसका सबसे बड़ा फटा है ना वो कांस्टेंट है। असल फटा शील्डिंग इफेक्ट का है, ठीक है, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसमें कमी या इजाफा पूरा बेड़ा गर्क कर देगा हमारे कॉन्सेप्ट का। वो कांस्टेंट हो गया, चलो एक चीज है तो जान छुट्टी हमारी। अब आते हैं न्यूक्लियस के चार्ज की तरफ, जिसका ताल्लुक प्रोटॉन्स के साथ है। अब प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं अक्रॉस द पीरियड में, प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बेशक एक एक स्टेप ज्यादा हो रहा है, 11 से 12 हो गए, 12 से 13 हो गए, 13 से 14 हो गए, 14 से 15 हो गए, एक एक ज्यादा हो रहे हैं, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहे हैं। अब यहां पे उनका सवाल है सर प्रोटॉन्स के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि सर फिर अगर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं तो उनको एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन कौन सा इफेक्ट, चार्ज वाला इफेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये वाली कहानी कैंसिल हो गई है। कौन सी कहानी कैंसिल नहीं हुई, जो पुल ऑफ द न्यूक्लियस वाली कहानी है वो कैंसिल, वो भी कैंसिल हो सकती थी अगर क्या होता, अगर लाइन में प्रोटॉन्स इस लाइन में खड़े हो जाते और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, जैसे वो टग ऑफ वॉर में एक लाइन बाय लाइन खड़े होते हैं उधर और तभी लाइन बाय लाइन, तब भी मैं कहता कैंसिल हो गए हैं। लेकिन ऐसे खड़े हो रहे हैं प्रोटॉन, सारे कैसे खड़े हो रहे हैं, एक ही सेंटर पे जमा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे खड़े हो रहे हैं, वो सराउंडिंग्स में पहला शेल बना रहे हैं, फिर दूसरा शेल बना रहे हैं, फिर तीसरा शेल। पॉइंट ऐसी केमिस्ट्री के अंदर, ऐसी सीक्वेंस, ऐसी ओरिएंटेशन के अंदर, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा तीसरा पॉइंट कैंसिल नहीं होता। जो आप जैसे इन्होंने सोचा, आज मैम सोच रही है कि सर प्रोटॉन्स ज्यादा हुए अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको बात कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हाँ मैं कर रहा हूं बात कैंसिल, लेकिन कौन सी बात कैंसिल कर रहा हूं, मैं सिर्फ चार्ज कैंसिल कर सकता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि उनके दरमियान की फोर्स कैंसिल कर दें तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर है। और जो क्या हकीकत है, अभी तक तो मैंने वो फिजिक्स पढ़ाई नहीं कि एक लेयर के ऊपर फोर्स कैसी है तो दूसरी लेयर के ऊपर फोर्स कैसी है तो तीसरी लेयर के ऊपर फोर्स कैसी है। हमारी तो फिजिक्स सादी सादी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बीच की फोर्स। यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है। यहां एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। सारा पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और सारा नेगेटिव कैसा है, ना तो वो एक लाइन में फैला हुआ है, ना वो एक शेल में फैला हुआ है, वो अजीबोगरीब तरीके से फैला है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8, उसका तो वो शेल वाला एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या याद रखें कि क्या कैंसिल नहीं होता, फोर्स, जो न्यूक्लियर पुल वाली जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज के साथ तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सर जी आप न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कर दें, उसको कैंसिल कर दें, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं। मतलब पहले 11 प्रोटॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन्स खींचने थे, अब 12 प्रोटॉन्स को 12 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, 13 प्रोटॉन्स को 13 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं। तो सादी मेंटल मैथ्स, ऑर्डिनरी मैथ्स, प्री ऑर्डिनरी मैथ्स क्या कहता है, वो तो कहता है सर सेम बात है, 11 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, 13 प्रोटॉन्स ने 13 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, 14 प्रोटॉन्स ने 14 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं। तो सबका एक ही जैसा सीन है? नहीं, सबका एक जैसा सीन नहीं है। क्यों नहीं है? सीधे सीधे लाइन में है नहीं। ठीक है, योर क्वेश्चन। असल में अभी तक पिछला सवाल ही पूरी तरह वाइंड अप नहीं हुआ। कोई 0%। कुछ ऐसे ही कह रहा हूं मैं, मतलब वो कह रही है सर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं ना कि असल में प्रोटॉन्स एक जगह जमा होकर वो क्या कहते हैं, वो यूनिटी दिखाकर क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं ना, बचपन में क्या मिसाल होती थी, वो स्टिक्स वाली, एग्जैक्टली
कि अगर आपने स्टिक्स अलग अलग करके रखनी है तो कोई भी आएगा एक एक करके तोड़ के निकल जाएगा। अगर आप सारी स्टिक्स जमा कर लेंगे तो बोला तोड़ के दिखाओ तो नहीं टूटेंगी। तो न्यूक्लियस का सीन क्या हो रहा है? एग्जैक्टली बिल्कुल समथिंग लाइक दिस, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे स्टिक्स की जगह इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो जब वो इकट्ठे हो गए हैं, ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रॉन्स किसी, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होते हैं, वो भी किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जैसे तो मैं आपकी भी बात मान लेता, मैडम आपकी भी बात मान लेता, ठीक है, तब मैं कहता ये मॉडल अप्लाई होता है। लेकिन अभी ये मॉडल अप्लाई नहीं हो रहा, चूंकि प्रोटॉन्स का जमा होने का सीन और है और इलेक्ट्रॉन्स का फैलने का सीन और है। तो इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस का चार्ज है मेरे लिए वो ज्यादा एक प्रोमिनेंट फैक्टर था अक्रॉस द पीरियड वाले केस में। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड वाला सवाल जी मैथ से नहीं रिलेट करूंगा, नो वे नॉट एट ऑल। मैथ से बिल्कुल, चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स का जिक्र कर रहा हूं, तो जब कभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैथ्स के साथ ताल्लुक तो 1% भी नहीं है। लेकिन आपको शायद समझ अच्छे से आता होगा, सर वो प्रोटॉन्स बहुत हैवी हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट है, तो उस हिसाब से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ भी ना बचे। अगर आपने मैथ्स का हिसाब लगाना है तो प्रोटॉन का मैथ्स एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2000 इलेक्ट्रॉन जितना मैथ्स है उसका। तो 2000 जितना मैथ्स हो और एक मैथ्स हो तो मुकाबले ही कोई नहीं है भाई। मैथ्स का तो कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला लेना देना ही है। और इलेक्ट्रिकल वाला लेना देना ऑड कैसे हो गया है, थोड़ा एबनॉर्मल कैसे हो गया है, चूंकि कन्फिगरेशन अजीब सी हो गई है। एक सेंटर पे न्यूक्लियस होता, एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन्स होते तो काम आसान होता, मतलब बहुत आसान। मतलब अगर ऐसा होता कि सर एटम का स्ट्रक्चर होता लाइन वाइज, एक दरमियान में आ जाते न्यूट्रॉन्स, इधर आ जाते प्रोटॉन्स, उधर जमा हो जाते इलेक्ट्रॉन्स, तो खींचते, तो आप कहते सर सब बैलेंस हो गया है। तब तो मैं बड़ी आसान नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता। लेकिन ये नंबर लाइन तो है नहीं कि मैं इतना, या गुट्टा को फॉर वाला रस्सी तो है नहीं कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे। हाँ वैसे एक बात है, ये जो पूरी कहानियां हम अभी वर्ड्स में सुना रहा हूं आपको और वर्ड्स में इमेजिन करवा रहा हूं, आपको पता है जब आप बड़े हो जाएंगे या थोड़ा साइंसदान बनने की कोशिश करेंगे, वो इन बातों की भी पहले फिजिक्स निकालेंगे। क्या होता है असल में, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो पीएचडी का लेवल है, जो बीएससी एमएससी का लेवल है, वो केमिस्ट्री में भी किस तरीके से समझाएंगे, केमिस्ट्री को भी फिजिक्स के तरीके से समझाते हैं। कहते हैं जी फलाना फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले में इसको देखो, इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, उसकी सिग्निफिकेंस कम है, इस केस में ये ऐसा मॉडल है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसा मॉडल है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और हम क्या कर रहे हैं, हमें बेसिक मॉडल भी सही तरह नहीं पता। तो इसलिए मैं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं फिजिक्स थोड़ी थोड़ी टच कर रहा हूं, मेरी फिजिक्स टच करना बिल्कुल मेरा इस वक्त मकसद नहीं है। मेरा मकसद है क्वालिटेटिवली ही करना है। कैसे करना है, सवाल था ना उसमें, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कैसे, क्वालिटेटिवली द व्हाट, द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस। तो आपको वर्ड्स के थ्रू ही समझाना है, किसी फॉर्मूला के थ्रू या किसी वैल्यूज के थ्रू नहीं समझाना। आई थिंक अक्रॉस द पीरियड का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। अब आते हैं वापस डाउन द ग्रुप की तरफ। डाउन द ग्रुप में भी क्या हो रहा है, असल में ना इस वक्त केमिस्ट्री का मकसद सिर्फ ये है आपको थोड़ा और बड़ा करना है। आई होप मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ कि हमारे ए लेवल के सिलेबस का मकसद हमें थोड़े अरसे बाद ही एंड पर ही समझ आएगा। बुनियादी मकसद क्या है, दिमाग की दही बनाओ और फिर दही से लस्सी बनाओ, लस्सी बना के पी जाओ। ठीक है जी, तो ये हमारा मकसद है इस वक्त। तो मैं आपके दिमाग की दही बना रहा हूँ, आप घर जाके लस्सी बनाइएगा और रात को पी जाइएगा। करना क्या है भाई, दिमाग को खोलना है अभी थोड़ा सा कि सर वहां क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, वहां ऐसे हो रहा था, यहाँ ऐसे हो रहा है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना है। ठीक है, इमेजिनेशन के दरवाजे खोलने हैं और वहां पे बातों को फिट करना है। अक्रॉस द पीरियड में 2 जुमले फिट किए और मैं उसकी साइंस बनाऊंगा, कुछ ना कुछ साइंस में बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही कोई नॉन साइंटिफिक बातें करता रहूंगा आपके साथ। ठीक है, हर चीज की मैं कोई ना कुछ सेंस बना के आपके सामने रखूंगा कि अक्रॉस द पीरियड में मैंने कहा जी शेल्स बराबर हैं, शेल्स सबके सेम है, तो आप कहें सर शील्डिंग इफेक्ट को परे मारें। मैंने कहा जी परे मारें, खत्म करें, लेकिन लिख के खत्म करेंगे ना, बताएंगे तो सही, उसको बताएंगे तो नंबर मिलेगा। बता दिया कि जी उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर किसका लेना देना है, फिर है कुछ तो फर्क है। हमने कहा जी प्रोटॉन्स का लेना देना है, हमने वहां से पकड़ के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया, उसको बढ़ाकर पुल ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ा दी, पुल ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ाकर हमने कहा जी साइज छोटा कर दो। फिर आपका एक सवाल आया इलेक्ट्रॉन्स वाला कि सर वो भी तो ज्यादा हो रहे हैं। मैंने उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया सवाल को कि जनाब आपका सवाल मैं एक्सेप्ट तब करूंगा जब प्रोटॉन्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी एक जगह पे इकट्ठे हो रहे होंगे। फिर अगर आप कहें कि 11 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स का मुकाबला करना है, 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स का मुकाबला करना है, तो मैं कहूंगा हाँ जी सबका साइज क्या होना चाहिए, तब मैं कहूंगा सबका साइज एक जितना होना चाहिए।
लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर तो कुछ अजीब सा है, और उस अजीब से स्ट्रक्चर में आई बिलीव सेंटर पे मौजूद न्यूक्लियस को मैं सिग्निफिकेंस दूंगा और शेल्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इजाफे को मैं सिग्निफिकेंस नहीं दूंगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो अब यहां मैं किसी और चीज को सिग्निफिकेंस दूंगा और किसी और चीज को नहीं दूंगा। अब यहां मैं किसको सिग्निफिकेंस दे रहा हूं? हालांकि वही बात है, हालांकि न्यूक्लियर चार्ज में कितना इजाफा हो रहा है। अगर आप पीरियड को देखते तो वहां तो एक एक प्रोटॉन इजाफा हो रहा था और आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि सारी साइज ही छोटा हो रहा है। यहां प्रोटॉन्स के साथ क्या हो रहा है? बेरिलियम से जाए मैग्नीशियम पर 4 से 12 हो गए, 8 प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं। इतना तो पूरे पीरियड नंबर 3 में ज्यादा नहीं हुए थे जितने मैंने बेरिलियम से मैग्नीशियम में ज्यादा कर दिए। मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाए फिर 8 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे जाए 18 प्रोटॉन ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा हो रहे हैं, हाँ हो तो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, हो तो रहा है। लेकिन क्या ये इसका इजाफा, क्या न्यूक्लियर चार्ज का इतना इजाफा आपके क्या बोलते हैं पुल मतलब इतनी पुल क्रिएट कर सकता है कि हम कहें साइज छोटा हो गया? ठीक है, देखते हैं। उसके लिए हमने कहा इसको होल्ड करें भी भाई, पहले शील्डिंग इफेक्ट देख लें। हमने कहा जी नीचे जाओ, शेल्स 2 3 4 5 6 लाओ जी। हमने भाई आप सारी बातों में गोली मारो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? शेल ज्यादा हो रहे हैं, इनर शेल ज्यादा हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। बस उसका अगर वो ज्यादा हो रहा है, जो मर्जी कर लें आप न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर पुल क्या होगी? कम ही होगी। बेशक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा हो, अगर मीन वाइल क्या हुआ, अगर मीन वाइल शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई, तो न्यूक्लियर पुल क्या होगी? कम ही होगी। अच्छा, इसके लिए मैंने कहा जी मैं फिजिक्स क्या निकालना चाहता हूं, मैं इसके लिए फिजिक्स ये निकालना चाहता था न्यूक्लियर पुल, ये पुल ऑफ द न्यूक्लियस, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अब सुने जरा, मैं थोड़ी फिजिक्स मारना ही चाहता हूं, अब मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मजबूर हूं, मेरी भी फिजिक्स नहीं रुकती। ठीक है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जी? न्यूक्लियर चार्ज ओवर, व्हाट इफ आई टेल यू शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट पे क्या डालूं? मेरा दिल कर रहा है मैं इस पे स्क्वायर डालूं। बल्कि शील्डिंग इफेक्ट पे स्क्वायर से भी मेरा दिल कह रहा है क्यूब डालो पकड़ के इस पे। ठीक है, खैर जो भी है जो भी है, बस बताना ये है, और ज्यादा फिजिक्स में ना चले जाना। ठीक है, कि सर वो देखे ना वो डबल से तो ज्यादा हो रहा है, तो इतना क्वांटिटेटिव में नहीं करूंगा। मैं बजान कर बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज के इजाफे से न्यूक्लियर पुल ऑफ द न्यूक्लियस में इतना इजाफा नहीं होता, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से। अच्छा, इसको मैं कैसे करूंगा? सुने सर, न्यूक्लियर चार्ज को अब क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अब सुने जरा मेरी बात प्लीज प्लीज, द न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। पुल ऑफ द न्यूक्लियस को क्या हो रहा है? अच्छा, अब एक बात को गौर से सुने, शील्डिंग इफेक्ट को क्या हो रहा है? ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, इसके ज्यादा होने से पुल ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? कम। कितनी कम? हेलो जी, आपने मेरे एरोस की लेंथ देखी? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूक्लियर चार्ज का अगर इजाफा इतना है तो पुल ऑफ द न्यूक्लियस का इजाफा भी इतना है, डन हो गया। लेकिन अगर आप शील्डिंग इफेक्ट का इजाफा इतना है तो मैंने कहा उसके इजाफे से पुल ऑफ द न्यूक्लियस पे कितनी कमी आएगी? बहुत, इतनी कमी आएगी कि ओवरऑल क्या फील होगा आपको? ओवरऑल पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम ही होगा। डू यू गेट दिस नाउ? सो आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं वो बात समझा चुका हूं कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, एग्रीड, लेकिन उससे पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा होगी, एग्रीड, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। उससे न्यूक्लियर पुल क्या होगी? कम। कितनी कम? बहुत ज्यादा कम, बहुत कम, इतनी कम कि ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? इतनी कम कि ओवरऑल में कहूंगा जी पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज ही हो रही है। क्या हो रही है? पुल ऑफ द
न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लिखूं जी सर जी, अल्टीमेटली उसने डिक्रीज ही होना है। पुल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, हेलो जी, इट डिक्रीजेस। पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, वो अल्टीमेटली डिक्रीज ही हो रही है। और ऐसा क्या है, आई थिंक मैं समझा चुका हूं ऐसा क्या है। आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज जवाब दे दीजिए। ये ज्यादा होगा तो पुल कम होगी, इसके ज्यादा होने से पुल कितनी कम होगी, कितनी कम होगी पुल, पुल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा कम का मतलब क्या है, हाँ अगर एक काम होता, अगर एक बात होती, सुने जरा गौर से, अगर पुल उतनी ही कम होती जितनी की ज्यादा हुई थी, अब क्या होता, अब मैं क्या कहता, मैं कहता जी बात बराबर हो गया है और सारों का साइज सेम होना चाहिए। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि शील्डिंग इफेक्ट की जो इंपैक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, वो न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा इफेक्ट है। तो उसके ज्यादा होने से ये कम होगा, कितना, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा को क्या करूं, जिसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना कम हो गया है। क्या होगा, ओवरऑल आंसर इतना ज्यादा, हालांकि थोड़ा ज्यादा भी हुआ था, थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन कम कितना हुआ है, तो अपने ओरिजिनल से भी क्या आ गया है नीचे, तो ओवरऑल आंसर बहुत क्या हो गया है, डिक्रीजेस। तो मसला इस बात से जी। सो आई थिंक अगर आप मुझसे इनके वैल्यूज पूछेंगे तो मैं आपको इनकी वैल्यूज लिख देता हूं। जरा इनके क्या लिखे जी, आई थिंक मैं, बल्कि एक सेकेंड, आखिरी पॉइंट तो लिखना है। अगर पुल ज्यादा, पुल क्या होगी, ज्यादा नहीं, पुल क्या होगी, कम, पुल कम हो गई है तो क्या करूं, और शेल ज्यादा हो गए, क्या करूं, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करेंगे जनाब साहब। तो एंड पे जाके लिखें एटॉमिक रेडियस व्हाट इंक्रीजेस। अब ये है हमारे लिखने का तरीका, ये है हमारा क्या जी, ये असल में इतना भी आसान काम नहीं था, लेकिन क्या करें कि उस एग्जामिनर कहता है कि बच्चा इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप थोड़ा सा रटा भी मार लेंगे, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में आसानी आएगी, ठीक है। तो जिस वजह से लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री थोड़ा रटे वाला है, ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं थोड़ा रटे वाला है। अदरवाइज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन सम टाइम कॉन्सेप्ट में कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना, किसको सिग्निफिकेंट कहना है, किसको सिग्निफिकेंट नहीं कहना, मैंने तो भी समझा दी है कि क्यों किसी को सिग्निफिकेंट कहना है, किसी को नहीं कहना। मैंने तो उसके अंदर फिजिक्स भी इन्वॉल्व कर दी है, ठीक है। तो मैं तो केमिस्ट्री रटे वाली पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री ये वाली भी क्या कर रहा हूं, समझाने वाली पढ़ा रहा हूं कि भाई समझ लो, ठीक है। अब अगर आप ये कहोगे सर ये क्या से हो सकता है कि इसमें पावर 1 है इसमें पावर 2 है, उसका जवाब भाई केमिस्ट्री में नहीं है, उसका जवाब मैं फिजिक्स में निकाल के दूंगा, ठीक है। और फिजिक्स में मैं A2 में एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा जिसमें चार्ज ऊपर होता है और ये कोई इफेक्ट है वो नीचे होता है, ऊपर वाले पे पावर 1 होती है, नीचे वाले पे पावर 2 होती है। तो मैं चूंकि फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ तो मुझे हल्का फुल्का उधर का भी अंदाजा है कि यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। बहरहाल आप क्या करें, आपको याद करना है क्या, ये क्रॉस द पीरियड के जवाब में क्या कहना है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, उसको गोली मारें, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो पुल ज्यादा होती है तो साइज छोटा हो जाता है, उधर ये जवाब देना है। यहां क्या जवाब देना है, हाउएवर ऑल्दो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रही है, इस वजह से हम कहेंगे जी द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया है, द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गई है, तो साइज ज्यादा हो गया है। इसको मसला है, हालांकि एक आसान काम था सर, 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल 5 शेल, शेल ज्यादा हो गए साइज बड़ा हो गया, लेकिन वो मैंने कल वो न्यूक्लियर चार्ज को रिलेट किया हुआ था, तो मैंने कहा वो तो ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करूं, मैंने कहा उसको इधर मतलब बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, इनसिग्निफिकेंट कर दें या लेस सिग्निफिकेंट कर दें। तो कहता जी आपको लिखना आना चाहिए, लिखने के बाद उसको कवर करना आना चाहिए। आप इधर क्या लिखेंगे, पहले आप इसमें लिखेंगे, पहला नंबर आपको इस बात में मिलेगा कि नीचे जाते हुए प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आपने पहला स्टेटमेंट दिया है जो जवाब को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आप इसको अगर आपने कैरी कर लिया तो आप एंड पे इंक्रीज पे, इधर इंक्रीज उधर डिक्रीज पे पहुंच जाएंगे। कहते फिर आपको सवाल बात लपेटना कैसे आती है, आप लपेटो बात को, तो हम कैसे लपेट रहे हैं, सर जी फुल स्टॉप लगाएं,
अगला फैक्टर डिस्क्राइब करें, कौन सा, कि शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। उसके ज्यादा होने से चूंकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है तो क्या हो रहा है, अब चुप करके बोलें कि पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अब इसकी वैल्यूज देखेंगे तो आपको खुद साबित हो जाएगा। ये वैल्यूज कहाँ लिखे जी, उधर लिखना है तो उधर लिख दें, कहीं भी जगह तो उधर लिख दें। मेरे पास जगह यहां पर है जी, रेडियस लिखवाना है मैंने नैनोमीटर में 0.112, 0.160, 0.197, 0.215, 0.217, और अगर आप इसको पिकोमीटर में बोलते हैं तो क्या होगा, 112, 160, 197, 215, 217। तो यू कैन सी जो डेटा बुकलेट में वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या हैं, वैल्यूज क्या हो रही हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही हैं। अब डबल हो रही है कि ट्रिपल हो रही है, इतनी मैथ्स पढ़ाई नहीं जा रही, इतना फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा कि सर वो क्या हो रहा है, बस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इतनी बात बताई जा रही है। ठीक है, डेटा बुकलेट गिवन होगी जी। आप यहां तक अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। आई थिंक मैं केमिस्ट्री का लेक्चर जो है यहाँ पे वाइंड अप करूंगा, और जो आपका टॉपिक था डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, वो मुकम्मल होता है। क्या रह गया?